हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यानी बहुत से क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा और देखूंगा कि किस स्टूडेंट का तैयारी कितना है। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस का पार्ट, है ना। जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च कीजिए और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? चलिए ऑप्शंस दिया हुआ है 1951 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 1921 ईस्वी। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। आज की इस क्लास में बिल्कुल फास्ट रिवीजन किया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना होगा, जिससे मुझे पता चल सके कि किस विद्यार्थी का तैयारी कितना है। चलिए आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में जो महाविभाजन का वर्ष है वो 1921 ईस्वी कहलाता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताना है। चलिए बताइएगा, कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण। जल्दी से आंसर कीजिए। तो कौन सा एक फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्याज दर है वो आरबीआई की मौद्रिक नीति का उपकरण है ना। बाकी ये सब जो है करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सब क्या है? तो ये सब राजकोषीय नीति है, यानी फिस्कल पॉलिसी है। जबकि ये ब्याज दर जो है ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मौद्रिक नीति जिसको कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या स्थिर रहता है? जल्दी से आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है ना। तो देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं जी? चलिए मैं बता देता हूं, इसमें व्यापार आता है ना, पर्यटन आता है, सूचना आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और आप ये भी याद रखना, सेवा है ना, सेवा जो है ये भी जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। बताइए किस सूची में आता है? आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है जी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। बताइए तो जल्दी से आंसर कीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन जो है ये विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का है, जिसको
कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए बताइएगा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, शिक्षा, जो कि कई बार पूछा जाता है, तो बताइएगा शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वेरी गुड, किस सूची के अंदर आता है? तो कंकरेंट लिस्ट के ही अंदर आता है, यानी समवर्ती सूची के ही अंदर शिक्षा आता है। चलिए अब मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ संघ सूची में क्या क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा, जनगणना हो गया, है ना, रेल हो गया, युद्ध हो गया, ये सब आपके संघ सूची में आते हैं। ठीक है, संघ सूची में क्या क्या आता है फिर मैं बता देता हूँ, जनगणना हो गया, रेल हो गया, युद्ध हो गया। बात करें हम लोग राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची के अंदर कृषि आ जाएगा, आय आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगा, है ना। तो आपको जनगणना और जनसंख्या से कंफ्यूज नहीं होना है। जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय। जनसंख्या है ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर दे, तो जल्दी से बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, या व्यापार क्षेत्र है? अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था शायद। चलिए बताइए, तो फिर से मैं बता दूंगा। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए जी, जल्दी से। वेरी गुड, यानी जो भी स्टूडेंट आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। अभी मैं बताया, ये जो सेवा क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है ना। तृतीय क्षेत्र में अभी मैं शायद बताया था आप लोग को क्या क्या आता है। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार आता है ना, पर्यटन आता है, सूचना आता है और सेवा आता है। चलिए अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भैया जो कृषि है वो किस क्षेत्र में आता है? बताइए, कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए ये चीज हमेशा याद रखना आप, ठीक है। कृषि हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सब किस में आता है? तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? है ना, कौन सा नेता नरमपंथी था बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा नेता बिल्कुल नरमपंथी था? है ना, बिल्कुल नरमपंथी था, आपको बताना है। तो देखिए वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो इनमें से दादा भाई नेहरूजी जो थे ये ही केवल नरमपंथी थे। बाकी हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, तो ये सब जो थे गाइस ये सब उग्रपंथी, है ना, उग्रपंथी नेता थे, यानी गरम दलीय नेता थे, है ना, उग्रपंथी नेता थे। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। बाकी जो दादा भाई नेहरूजी थे ये नरमपंथी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी विद्यार्थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी जी? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने तो होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं है, तो श्रीमती एनी बेसेंट भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना, होम रूल लीग के बारे में पूछेगा तो आपको दोनों ऑप्शंस दे देगा, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट भी दे सकता है, या फिर श्री बाल गंगाधर तिलक भी दे सकता है। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। चलिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए, 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, या फिर 1888 ईस्वी में? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है 1884, वो सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन क्या था? तो ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पुराना नाम था, है ना। यानी देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती संस्था थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ किसने की थी, तो A.O. ह्रूम ने की थी। ठीक है, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला नाम हुआ करता था वो इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था, और इसकी जो स्थापना है इंडियन नेशनल यूनियन की, ये कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुई थी। बात करें हम लोग INC की, यानी INC कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्रूम थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जी, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1926, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1929, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1935। तो जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस वो कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब देखिए हुआ क्या था, 1929 में, है ना, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज है इसका प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया था। यानी 1929 में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना। तो आप लोग याद रखना, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? बताइए, तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946, 29 फरवरी 1947। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में की गई थी। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। बताइए, तो कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से?
जल्दी से बताइए। तो भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं जी? जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो भारत में मंत्री परिषद के जो अधिकतम सदस्य है वो लोकसभा से लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बताइए तो क्या आंसर होगा जी? क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सीधे आंसर ऑप्शन डी देंगे, लेकिन ये गलत है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा जिससे दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका जो आंसर होगा गाइज वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, है ना। मंत्री परिषद के सदस्य के जो सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ जो है होता है कि अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी का होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जी, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करे। प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो जल्दी से दीजिए। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो आपको बताना है ये किसके तहत किया गया है। बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें या फिर 49वें? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है ना। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य है और ये संबंधित है? तो आपको राज्य बताना है, कौन सा राज्य है? असम है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है या फिर उड़ीसा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, अभी बहुत से क्वेश्चंस हम लोग को देखना है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो बिछुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है ना। एक और पूछ लेता है, बिहू है ना, बिहू जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? ये आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताएंगे कि बिहू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है जी। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, किससे है? तो असम से ही है ना। बी से बिहू हो गया, बी से बिछुआ हो गया, ये दोनों लोक नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? यानी लज्जा जो एक नोवेल है इसके लेखक कौन है बताना है आपको। ऑप्शंस में दिया हुआ है, शाहबानो, महादेवी वर्मा, तस्लीमा नसरीन, चौथा ऑप्शन है खालिदा बेगम। जल्दी से आंसर कीजिए प्यारे बच्चों।
लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो लज्जा उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? तस्लीमा नसरीन है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो इनकी कौन कौन सी उपन्यास है, इनके कौन कौन से नोवेल है? तो एक है यामा, है ना, यामा निर्जा, ये जो है इनके प्रमुख नोवेल है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। या फिर निर्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए तो, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 24 सितंबर? जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है जी? ये मैं बता भी चुका हूं आपको, है ना, बता चुका हूं। चलिए बताइए तो जल्दी से, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। है किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? बताना है आपको, किन किन राज्यों से होकर जो नदी है चंबल वो बहती है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। तीसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो देखिए चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, है ना, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि से चारों ओर वृद्ध यानी लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है ना। यानी भूमि से चारों ओर लैंड लॉक्ड राज्य पूछा गया है, कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है भूमि से? बताना है, ऑप्शंस दिया हुआ है गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो भूमि से चारों ओर बंधा हुआ यानी लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी कौन सा राज्य है? तो बिहार है ना, अपना बिहार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए मैं बिहार के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं और बहुत से क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ भी चुका हूं और करवा भी चुका हूं, है ना। यानी बिहार टॉपिक से ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है ना। तो आप लोगों ने यदि अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, आप लोगों से हमेशा पूछता हूँ, तो चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपको बताना है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीट्स थी? चलिए बताइएगा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीट्स थी? चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, और बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के साथ, है ना, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है ना। कहने का मतलब किस राज्य के साथ जो झारखंड की दामोदर परियोजना है वो साझेदारी है, यानी उससे बटी हुई है ना। चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? यानी किस राज्य के साथ झारखंड की जो दामोदर घाटी परियोजना है वो उस चीज से साझेदारी है ना।
यानी झारखंड की जो दामोदरी घाटी परियोजना है वो किस राज्य के साथ साझेदारी में है, किस राज्य के साथ हिस्सा में है, वो चीज़ तो आपको बताना है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है ना। तो किस राज्य के साथ, तो पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जी, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बताइए तो कौन सा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, ये चीज हमेशा याद ही कर लो, ठीक है, रट जाओ। कौन सा राज्य है? ये अपना राज्य बिहार है ना। तो बिहार राज्य है, ये क्या है, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। समझ में आया? चलिए चलिए, अब हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सभी स्टूडेंट साइंस का आंसर देंगे, साइंस के प्रत्येक क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? चलिए ऑप्शंस है ए बी, ए बी, ओ। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है ये किस ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। वेरी गुड, यानी किस ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आता है जी? तो ये ब्लड ग्रुप ओ के अंतर्गत आता है ना। यदि आपसे पूछता है ए बी जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ए बी को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, है ना। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। समझ में आया? और इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होता और इसमें जो है एंटीजन नहीं होता। समझ में आया? यानी कहने का मतलब रक्त समूह ओ को हम लोग सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, है ना। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। बात करें रक्त समूह ए बी की, तो इसको सर्वग्राही कहते हैं यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें से नस्ल को सुधारा जा सकता है वो क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी? जल्दी से बताइए तो क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें से नस्ल को सुधारा जा सकता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यूजेनिक्स कहलाता है। जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान होगी। यदि कहने का मतलब यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो, माता का जो ब्लड ग्रुप हो वो बी हो, तो संतान होगी। कैसी होगी? ए बी तथा ओ वर्ग के, या फिर ए तथा बी वर्ग के, या फिर ए तथा ओ वर्ग के। चौथा ऑप्शन है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो देखिए यदि पिता ए ब्लड ग्रुप का हो और माता बी ब्लड ग्रुप की हो तो उनकी जो संतान होगी वो ए भी हो सकती है, बी या ए बी तथा ओ वर्ग, यानी कोई भी हो सकती हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है
जीन क्या होता है ना, बताना है। यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग। तो जल्दी से आंसर कीजिए, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, तो जीन क्या होता है, तो ये एक डीएनए का भाग होता है ना। तो देखिए जीन जो है प्रायः किसके बने होते हैं, तो ये डीएनए के ही बने होते हैं। बात करें जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, तो जोहान सेन ने किया था। किसने, जोहान सेन ने किया था। कब किया था, तो ये 1909 ईस्वी में किया था, है ना। अब बात करें जीन जो है आनुवांशिक क्रिया की क्या होती है, तो एक मूल इकाई होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है RH फैक्टर, है ना। RH फैक्टर यानी RH पद जो है किसके नाम पर उत्पन्न हुआ। पहला ऑप्शन है बंदर यानी रीसस, दूसरा ऑप्शन है चूहा, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा ऑप्शन है कुत्ता। जल्दी से आंसर दीजिए तो बच्चे, सभी बच्चे आंसर देंगे। सच फैक्टर जो है ये किसके नाम पर उत्पन्न हुआ। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो देखिए RH फैक्टर का, देखिए RH फैक्टर जो है सन 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने, दो व्यक्ति थे, कौन कौन, लैंड स्टीनर और वीनर। इन्होंने 1940 में ब्लड में यानी रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, है ना। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का जो है पता लगाया। ठीक है, तो इसे ही जो है हम लोग RH फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है RH फैक्टर जो है किसके नाम पर उत्पन्न हुआ था, तो ये बंदर यानी रीसस के नाम पर ये उत्पन्न हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, है ना। किस टेम्परेचर पर जो एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं, बताइए। 38 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइए, किस तापक्रम पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। 38 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर तापक्रम पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जी, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। चलिए बताइए, तो बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। 3600 कैलोरी, 2900 कैलोरी, 2400 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में रहा। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी होमवर्क दे चुका हूं और ये भी जो है 27 नंबर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा। यानी क्लास जब ओवर हो जाएगा तो आपको कमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संचय होता है यानी ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, बताइए। रुधिर में, अग्नाशय में, यकृत एवं पेशियों में या फिर अमाशय, है ना। जल्दी से बताना है आपको, ब्लड में, पैंक्रियाज में, है ना, या फिर लीवर में या फिर स्टमक में। जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है, संचय कहाँ होता है, तो यकृत एवं पेशियों में होता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। कहने का मतलब क्या है कि भैया बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके द्वारा होता है,
यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी में किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज द्वारा, वैसोप्रेसिन द्वारा, इंसुलिन द्वारा या ऑक्सीटोसिन द्वारा? जल्दी से आंसर कीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, किसके द्वारा होता है जी? तो इंसुलिन द्वारा होता है ना। यानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइएगा, इसकी अधिकता के कारण होता है शर्करा के कारण, वसा उत्तक के कारण, प्रोटीन के कारण या संयोजी उत्तक के कारण? बताइए, शर्करा के कारण, वसा उत्तक, प्रोटीन या संयोजी उत्तक? जल्दी से आंसर दीजिए। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। तो वसा की अधिकता से शरीर का मोटापा क्या होता है? बढ़ जाता है ना। यानी मोटापा जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा उत्तक के कारण होता है। वसा की अधिकता से शरीर का मोटापा हो जाता है और हृदय की बीमारी भी हो जाती है, ठीक है, यानी हृदय रोग भी हो जाता है ना। और जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। समझ में आया? तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ऑफलाइन टेस्ट के रूप में देने हैं, यानी 31 से कर आपको 90 क्वेश्चन मैं अभी यानी आपको 8:30 बजे से टेलीग्राम पे दूंगा। तो आप लोग को सॉल्व करना है और उसके बाद जो है मैं आंसर की कल मॉर्निंग में दूंगा। तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, है ना, तो कितना आप लोग का स्कोर आया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेस्ट जरूर देना है, यानी ये क्लास ओवर हो जाने के बाद 8:30 बजे से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, जिसमें यहीं से क्वेश्चन रहेगा, यानी 31 से 90 क्वेश्चन रहेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके टेलीग्राम पे ही भेजना है, ठीक है। और यदि आप लोग नए हो तो अभी आप लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, स्टडी विद रितेश टेलीग्राम ऐप, ठीक है, आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको हर तरह का अपडेट और हर तरह का क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।